नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुप्त काल हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने कुमार गुप्त प्रथम को बेहतरीन तरीके से पूरा पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, अर्थात स्कंदगुप्त अब नए शासक होंगे, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल रहेगा वो 455 से और 467 ईस्वी के बीच में रहने वाला है। 12 साल, लगभग 12-13 साल। तो इनको हम आज देखते हैं। इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है गुप्त वंश में, क्योंकि यह अंतिम महान सम्राट था गुप्त वंश का। इसके बाद गुप्त वंश का पतन जो है वो होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं और छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें, और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, स्कंद गुप्त को आज हम पढ़ने वाले हैं। स्कंद गुप्त, ठीक है। ओहो, स्कंद गुप्त आज हम पढ़ेंगे। कार्यकाल है इनका 455 से 467 ईस्वी। ठीक है, ये कार्यकाल है। इसमें हम 3-4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम इसका एक बेसिक सा परिचय देखेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा देखेंगे कि इसने कौन कौन से अभियान किए थे, अभियान या इसके समय किन किन के आक्रमण हुए थे, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, तीसरी चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे कि इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, या इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जानकारी के स्रोत में हम अभिलेख और इसके सिक्कों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख व सिक्के। ठीक है, अभिलेख व सिक्के हम इसमें देखेंगे, और अंत में कुछ जो है विविध तथ्य के रूप में हम देख लेंगे। विविध तथ्य मतलब कोई फैक्ट यदि यहाँ से छूट जाएगा तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। ये विविध है ना, ये विविध है, विविध तथ्य हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए परिचय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऐसे डायग्राम जरूर बनाया करें आप आपके रजिस्टर में। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आगे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हम जो भी बोलने वाले हैं उसका फ्रेम हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि अभी हम यहाँ चल रहे हैं, कि यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, कि इधर चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए परिचय की बात कर लेता हूँ। कुमारगुप्त को हमने पढ़ा, लेकिन कुमारगुप्त का शासन कैसे समाप्त हुआ ये हमने नहीं पढ़ा था, तो उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। आप बढ़िया से सुने। देखो सॉरी, हुआ कुछ यूं था। कुमारगुप्त प्रथम के काल के अंतिम समय में, और मध्य भारत की एक जाति थी पुष्यमित्र जाति, उसका आक्रमण हुआ कुमारगुप्त पर, और उस आक्रमण में कुमारगुप्त जो है पराजित हुआ। और वहां पे लिखा है कि गुप्तों की राजलक्ष्मी जो थी वो विचलित हो गई, मगर स्कंदगुप्त ने, जिसने वो रात पृथ्वी पर जागकर गुजारी, पुष्यमित्र जाति को पराजित करके और गुप्तों की राजलक्ष्मी को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग जो है पीतरी स्तंभ लेख में हमको मिलता है। स्कंदगुप्त का ही है पीतरी स्तंभ लेख, उसमें यह बात मिलती है। तो कहने का मतलब पुष्यमित्र जाति ने कुमारगुप्त को पराजित किया था, इसलिए कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त प्रथम, वो गुप्त शासक नहीं रहा, लेकिन पुष्यमित्र जाति को फिर पराजित किया स्कंदगुप्त ने, और फिर राज सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो यह बताता है कि 455 ईस्वी में और स्कंदगुप्त का शासन आरंभ हो गया था। ठीक है, वहीं गढ़वा का जो लेख है, गढ़वा लेख, वो यह बताता है कि स्कंदगुप्त के शासन का अंतिम वर्ष जो था वो 467 ईस्वी था। ठीक है, तो ये थे प्यारे साथियों इनके बारे में एक बेसिक परिचय जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट या अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त को माना जाता है। इसके बाद गुप्त वंश का जो है पतन प्रारंभ हो गया था। आज की क्लास के बाद अगली जो क्लास होगी उसमें सारे गुप्त शासक आ जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने एक एक शासक के ऊपर 4-4, 5-5 क्लासें ली हैं,
और कहाँ 4-4, 5-5 शासक या 7-7, 8-8 शासकों को हम एक क्लास में सल्टा देंगे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनकी उपलब्धियां रही होंगी, पुछल्ले जो शासक है उनकी। ठीक है, तो चलिए जो बात मैंने अभी बोल के सुनाई है स्कंदगुप्त के परिचय में, उस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, एक चीज मैं जरूर कहूँगा प्यारे साथियों, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अन्य लोगों को पता चले कि यहाँ पे इस प्रकार से पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। स्कूल वाक्यता का जो है पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको प्राचीन भारत लगभग हम समाप्त करने पे ही हैं, थोड़ा सा और बचा है बस, अब ना गुप्त पूरे हो जाएंगे तो वर्धन वंश बचेगा। ठीक है, उसके अलावा राजपूत वंश जो है, राजपूत काल, उसमें बहुत सारे वंश हैं और वहां से एक आधा सवाल ही आते हैं, उसमें फंस गए तो 50-60 क्लासें लग जाएंगी, 2 महीने लग जाएंगे, तो उसमें हम फंसेंगे नहीं, है ना। तो उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। और रही बात आगे की, तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों ही शुरू करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको जल्द ही मिल जाएगी, और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो ये गुप्त काल खत्म होने के बाद वर्धन वंश पे थोड़ी सी क्लास बनेंगी, वर्धन वंश पूरा हुआ फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आ जाएंगे, बड़ी बड़ी क्लासें लेंगे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि 15 जून से पहले पहले तक ही आपको जो है अधिक से अधिक पाठ्यक्रम आपका करवा दिया जाए। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूरी हो ही जाएगी जहाँ तक मेरा मानना है, और आधुनिक भारत भी हम जो है कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो टॉपिक आपको जटिल लगते होंगे उनको पहले ले लेंगे, और जो आसान टॉपिक हैं जिनको आप स्वयं पढ़ सकते हैं उनको आप अपने स्तर पर कर लेना। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको परिचय को हम लिखता हूँ, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, जब मिलके काम करेंगे तो मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, मेरे भी अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो सब्सक्राइब बढ़वाइए। आप जो है देखो लोगों, आप लोग इस कंटेंट के लिए 8-8, 10-10 हज़ार रुपये देते हो, तब जाके कंटेंट मिल पाता है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगभग क्या फ्री में ही है अभी तक, आज आप लोगों से 1 भी रुपया नहीं मांगा। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपने कहीं दूसरी ज्वाइन कर रखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रखी तो आप मेरी कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के बदले में आप कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं, अपने यार और दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवा ही सकते हैं ना। वैसे ये बात मैं हर क्लास में बोलता भी नहीं हूँ, कभी कभार ध्यान में आ जाती है तो बोल देता हूँ, वरना मैं ऐसे जो विज्ञापनों में ज़्यादा विश्वास नहीं भी रखता। चलिए मैं बात करता हूँ इसकी परिचय की सॉरी, परिचय में हम यहाँ से इसका शुरुआत करते हैं। परिचय में लिखेंगे कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम समय में, कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम समय में मध्य भारत की पुष्यमित्र जाति ने कुमारगुप्त पर आक्रमण किया। जिसमें कुमारगुप्त पराजित हुआ। गुप्तों की राजलक्ष्मी विचलित हो गई। गुप्तों की राजलक्ष्मी विचलित हो गई, मगर स्कंदगुप्त ने या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जिसने
यानी कि ये स्कंदगुप्त के लिए आया है ना, जो भीतरी स्तंभ लेख है उसमें यह जानकारी मिलती है ना, जिसने वो पूरी रात पृथ्वी पर जागकर गुजारी है ना। स्कंदगुप्त ने सॉरी पुष्यमित्र जाति को पराजित करके पुष्यमित्र जाति को पराजित करके पुष्यमित्र जाति को पराजित करके और क्या किया, पुष्यमित्र जाति को पराजित करके गुप्तों की राजलक्ष्मी को पुनः स्थापित किया। पराजित करके गुप्तों की राजलक्ष्मी को पुनः स्थापित किया। ठीक है, गुप्तों की राजलक्ष्मी को पुनः स्थापित किया। तो इस प्रकार की बात हमको मिलती है भीतरी स्तंभ लेख में, जो कि स्कंदगुप्त का ही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार। ठीक है सॉरी, भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार, भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार तो ये चीज मिलती है ना। और इसमें क्या लिखा है कि जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से आरंभ हो गया था। तो यह बात मैं जो है अगले बिंदु के रूप में लिख रहा हूं। यहाँ पे लिख रहा हूं जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी में आरंभ हुआ। ठीक है, और गढ़वा अभिलेख के अनुसार, गढ़वा अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासन का अंतिम वर्ष 467 ईस्वी था। ठीक है, क्या था, 467 ईस्वी था। यह बात हमको मिलती है गढ़वा अभिलेख से। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम वर्ष कौन सा था, या अंतिम वर्ष की जानकारी देने वाला स्रोत क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्रोत के रूप में गढ़वा का जो अभिलेख है वो ध्यान रखना है। ठीक है, गढ़वा अभिलेख। और एक बात और जो मैंने भी बोल के बताई आपको स्कंदगुप्त के बारे में सॉरी, तो वो ये है कि स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। ये बात भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। क्या लिखेंगे कि स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो गया। इसके बाद गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो गया। तो यह बात हमको और मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में देखो। इसके अलावा स्कंदगुप्त के बारे में जो एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है आर्यमंजूश्री मूलकल्प। आर्यमंजूश्री मूलकल्प में स्कंदगुप्त को बुद्धिमानी कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, धर्मात्मा कहा गया है,
देवराज कहा गया है ना। तो वो बात भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। चलो ये तो यहाँ पे पूरा हो गया है, मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और जो है हम अगली स्लाइड पे, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में क्या कहा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में स्कंदगुप्त के लिए कई शब्द मिलते हैं, जैसे बुद्धिमानी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धिमानी। एक कहा गया है श्रेष्ठ, है ना। एक कहा गया है धर्मात्मा, धर्मात्मा। और एक जो है देवराज कहा गया है ना। धर्मात्मा, बुद्धिमानी, देवराज, धर्म, है ना, और श्रेष्ठ। अब ये सारी उपाधियां ये दर्शाती है कि इसका जो शासन रहा होगा ना वो बड़ा ही अच्छा रहा होगा। इसके समय में कोई भी दुखी नहीं होगा, सब सुखपूर्वक सबका जीवन रहा होगा, है ना। और धर्म सहिष्णु शासक भी ये रहा होगा। ये सारी चीजें ये उपाधियां दर्शा रही हैं। तो ये ध्यान रखना कि स्कंदगुप्त जो था सॉरी, आप तो इसके नीचे लिख लेना भले ही, मेरे तो क्या बोर्ड थोड़ा भर गया है इसलिए मैं इधर उधर में लिख रहा हूँ। इससे इन उपाधियों से ये निष्कर्ष निकलता है कि यह स्कंदगुप्त जो था वो धर्म सहिष्णु शासक था, है ना। धर्म सहिष्णु शासक, ये ध्यान रखना, धर्म सहिष्णु शासक था। जिसकी जो धर्म सहिष्णु था, इस बात की प्रामाणिकता को भी हम सिद्ध करेंगे जब हम इसके अभिलेख और सिक्के पढ़ेंगे और इनके ऊपर जो उपाधियां मिलती हैं या अभिलेखों में जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर, ठीक है। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि इसका जो शासनकाल था उसमें सभी सुखी थे, कोई भी जो है दुखी नहीं था, है ना, कोई भी निराश नहीं था। ये बात ध्यान रखना। किसमें लिखी मिली है? ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें क्या लिखा है कि सभी जनता सुखी थी, सुखी थी। ये बात ध्यान रखना, सभी जनता सुखी थी, कोई भी निराश नहीं था या दुखी नहीं था। ये ध्यान रखना, कोई भी निराश नहीं था, सभी जो है सुखी थे। यह बात स्कंदगुप्त के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा परिचय किसका? स्कंदगुप्त का, ठीक है। बढ़िया तरीके से हमने किया कुछ, मतलब आपको बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखना है। किसी प्रकार का सवाल बाहर नहीं जाने देंगे, आप यकीन मानना। सारे सवाल यहीं से फंसेंगे और यहाँ से नहीं भी आए ना तो वो ये यकीन मानना कि किसी दूसरी जगह से भी या अन्य कोई स्टूडेंट उसको हल कर पाए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जितने डिटेल से हम पढ़ रहे हैं उतना डिटेल से हम यदि पुस्तक उठा के भी पढ़े ना तो भी उतना याद नहीं कर पाते जितना कि मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसलिए आप इस कंटेंट पे पूरा यकीन मानना, और यकीन ना भी रहे और आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, मेरा मना नहीं है। लेकिन पहले इसको पढ़ना, पहले ये पूरा याद हो जाए तो फिर आप और ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। तो ही पढ़ना, पर पहले इसको तैयार करना। चलो मैं अभियान और आक्रमण पे आता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे की बात हम जो है कर लेते हैं। इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, अभियान और आक्रमण की बात हम करेंगे। हाँ, तो इसके समय में हूण जाति का आक्रमण हुआ था पहली बार। गुप्तों के समय पहली बार हूण जाति का आक्रमण जो हुआ वो इसी के समय में हुआ था, ये ध्यान रखना। हूण जाति जो थी प्यारे विद्यार्थियों, वो मध्य एशिया की जाति थी, ठीक है। और खुशनेवाज जो था, खुशनेवाज या गुहीनाथ भी कहीं पर उसका जिक्र मिल जाता है, गुहीनाथ के रूप में भी, तो उसने आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। जिसको जो है स्कंदगुप्त ने पराजित भी किया था, यह जानकारी भी हमको मिल जाती है। तो अभियान व आक्रमण की हम बात करने वाले हैं। किसकी? अभियान और आक्रमण, है ना, दोनों की हम बात करेंगे। तो इसमें हूण आक्रमण की बात मैं कर लेता हूं, हूण आक्रमण, ठीक है। हूण आक्रमण जो हुआ, अरे साथियों
मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी, खानाबदोश जनजाति थी, बस घुमक्कड़ तरीके से रहते थे, स्थायी निवास इन हूणों का था नहीं। बस मध्य एशिया के क्षेत्र में इधर उधर भटकते रहते थे। ठीक है, तो ऐसी जनजाति ने इनके विरुद्ध जो है आक्रमण किया, मगर स्कंदगुप्त ने इन हूणों को पराजित किया था। ठीक है, इसकी जानकारी के जो हमको स्रोत मिलते हैं प्यारे साथियों, वो कई जगह से मिलते हैं। जैसे प्रत्यक्ष जो स्रोत है ना, प्रत्यक्ष रूप से यह बात तो हमको स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है वहां से हमको इस आक्रमण के प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। उसके भी कई स्रोत हैं, जिनमें जूनागढ़ अभिलेख है, एक कथा सरित सागर है, और चंद्रगोमिन है, और एक गर्भचंद्र चंद्रगर्भ प्रच्छा है ना। ये 4 ग्रंथ प्रमुख हैं, चंद्रगर्भ प्रच्छा, चंद्रगोमिन, कथा सरित सागर और जूनागढ़ अभिलेख। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से और हमको जो है हूण आक्रमण की जानकारी देते हैं। ठीक है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से जानकारी जो मिलती है वो जानकारी मिलती है हमको हूण आक्रमण के भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, तो चलिए इस बात को जो है हम यहाँ पर लिख डालते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे पूरा यकीन और विश्वास है। तो चलिए हूण आक्रमण में क्या लिखेंगे कि मध्य एशिया की बर्बर जनजाति, मध्य एशिया की बर्बर जनजाति हूणों ने या हूण ने, जनजाति हूण ने खुशनेवाज के नेतृत्व में खुशनेवाज या घुईनाथ, ठीक है, ध्यान रखना कुछ कोई सा भी शब्द आ सकता है, एक ही व्यक्ति है, 2 नाम मिलते हैं। हूण ने खुशनेवाज या घुईनाथ के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के विरुद्ध आक्रमण किया, ठीक है, जिसकी जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से दी जाती है, या जिसकी जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, ऐसे लिख देते हैं ना। जिसकी जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी मिलती है, मैं यहाँ पे एक नंबर लिखना चाहूंगा, प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से, और एक मैं यहाँ पे लिख देता हूं अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी मिलती है विद्यार्थियों, वो मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से, है ना, भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी मिलती है वो हमको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख और चंद्रगोमिन, चंद्रगर्भ प्रच्छा और कथा सरित सागर, इन 4 स्रोतों से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, कथा सरित सागर में तो ये लिखा है कि विक्रमादित्य ने मालवों को पराजित किया था, है ना, मालवों को पराजित किया था, यह जानकारी हमको मिल जाती है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख जो है वो भी यही कहता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों को पराजित किया था, और
समस्त जो पृथ्वी है, समस्त पृथ्वी नहीं, समस्त पृथ्वी वाली बात इसमें नहीं मिलती। मतलब मलेच्छों को अपने अधीन किया था, यह बात हमको यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पे अपना जो गवर्नर या प्रांतपति जो इसने नियुक्त किया था, उसकी भी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको पहले भी लिखाया है, पर्णदत्त नाम का एक व्यक्ति था, उसको स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था या गवर्नर नियुक्त किया था ना, यहाँ के मलेच्छों को पराजित करके। अब ये मलेच्छों में संभवतः ये हूण ही होंगे, तभी तो अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है ना, मलेच्छ लिखा है इसलिए कहते हैं कि अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है ना। कथासरित सागर भी मलेच्छ ही कहता है ना। वहीं जो चंद्रगौमिन जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें लिखा है कि गुप्तों ने और हूणों को पराजित किया। अब गुप्तों ने लिखा है वहां पे, स्कंदगुप्त का प्रत्यक्ष नाम नहीं लिखा, इसलिए यह जानकारी हमको मिलती है। और हूण लिखा है और ये हूणों का ही आक्रमण था, है ना, इसलिए ये अप्रत्यक्ष हो जाता है। और जो चंद्रग्रह परीक्षा है उसमें लिखा है कि उसने जो है 12 साल की उम्र में दुशतहस्त नाम से एक उपाधि मिलती है स्कंदगुप्त की, दुशतहस्त। दुशतहस्त ने 12 वर्ष की उम्र में और वाहलिकों को, यवनों को और शकुनियों को पराजित किया, यह बात मिलती है ना। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको तीनों चारों ग्रंथों में जो जो बात मिलती है वो मैंने आपको यहाँ पर बोल के बताई। अब मैं भीतरी स्तंभ लेख में जो प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है वो बात बताता हूँ। भीतरी स्तंभ लेख का जो 8वां श्लोक है, उस 8वें श्लोक में हमको हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो सीधा यहाँ पे लिखा है और इसी में लिखा है कि हूणों को पराजित करके और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था स्कंदगुप्त ने। पूरी पृथ्वी इसके भुजाओं के प्रताप से कांप उठी थी, ऐसा लिखा है इसमें ना, ये भीतरी स्तंभ लेख में। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर ये दोनों बातें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो भीतरी स्तंभ लेख में क्या लिखा है। भीतरी स्तंभ लेख में ये लिखा है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके श्लोक नंबर 8 से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, हूणों का आक्रमण हुआ। और इसमें क्या लिखा है कि इसमें यह लिखा है जब स्कंदगुप्त हूणों से युद्ध करने मैदान में उतरा तो पूरी पृथ्वी स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से कांप उठी। पूरी भुजाओं के प्रताप से कांप उठी, यह जानकारी हमको जो है मिल जाती है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से यह जानकारी मिल जाती है। ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतनी है, पूछा जा सकता है सवाल। अप्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी मिलती है उसमें 1 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा जूनागढ़ लेख। इसमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ, जिनको पराजित करके या मलेच्छों को, हूणों का नहीं मिलता, मलेच्छों का मिलता है
कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों को अपने अधीन करके और सौराष्ट्र प्रांत का, गुजरात में जो सौराष्ट्र प्रांत पड़ता है वहाँ का प्रांतपति जो है किसको नियुक्त किया था? पर्णदत्त को नियुक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों को पराजित करके सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति पर्णदत्त को बनाया था, है ना। पर्णदत्त है ये नाम, है ना। पर्णदत्त को बनाया, ये ध्यान रखना। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित, और चक्रपालित ने गिरनार में जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार करवाया था ना, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। और 138 गुप्त संवत में इसके पास में एक विष्णु मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, 136 गुप्त संवत में तो इस पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने गिरनार में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। वैसे मैं आगे जब हम इनके अभिलेख पढ़ेंगे तो किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, जब ये जूनागढ़ अभिलेख पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। यहाँ पे इतना ही करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम हूण आक्रमण पढ़ रहे हैं। हूण आक्रमण की इतनी जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिलती है। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि यहाँ पर हूण शब्द की जगह मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और मलेच्छों का तादात्म्य में हूणों से बिठाया है हमारे इतिहासकारों ने, इसलिए हमने इसको अप्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत माना है। प्रत्यक्ष रूप से इसमें लिखा है कि हूणों का आक्रमण हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। दोनों बात प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। बात नंबर 2, कथा सरित सागर की मैं बात कर लूं तो कथा सरित सागर। ठीक है, कथा सरित सागर, इसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि गुप्तों के समय और हूणों का मलेच्छों का आक्रमण इसमें स्कंदगुप्त नहीं लिखा, इसमें स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य मिलती है ना। इसमें लिखा है कि विक्रमादित्य के समय मलेच्छों का आक्रमण हुआ था, है ना। क्या लिखा है कि विक्रमादित्य के समय मलेच्छों का आक्रमण हुआ था। मलेच्छों का आक्रमण हुआ था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूं चंद्रगौमिन, एक व्याकरण ग्रंथ है ये चंद्रगौमिन, है ना। चंद्रगौमिन में क्या लिखा है कि गुप्तों के समय हूणों का आक्रमण हुआ, है ना। यहाँ पे गुप्त नाम लिख दिया, स्कंदगुप्त का नाम स्पष्ट नहीं डाला, है ना। गुप्तों के समय यहाँ पे स्पष्ट लिखा है हूणों का आक्रमण हुआ। अब यहाँ पे यदि गुप्तों की जगह स्कंदगुप्त लिख देते तो ये प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत हो जाता है। इधर हम लिखते इसको, इधर नहीं लिखते फिर, है ना। अब यहाँ पे देखो गुप्त लिखने की वजह से ये अप्रत्यक्ष हो गया, यहाँ पे मलेच्छ लिखने की वजह से अप्रत्यक्ष हो गया, है ना, वरना ये प्रत्यक्ष हो सकते थे। ऐसे ही चौथा जो एक और ग्रंथ है चंद्रग्रभ प्रच्छा, है ना। चंद्रग्रभ प्रच्छा में जो हमको जानकारी मिलती है, चंद्रग्रभ प्रच्छा में जो जानकारी वो मिलती है वो हमको ये मिलती है कि 12 साल की उम्र में और दुप्रसहस्त ने यवनों को, वाहलिकों को और शकुनियों को पराजित किया था, है ना। दुप्रसहस्त ने, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि दुप्रस
दुप्रसहस्त ने, ये दुप्रसहस्त का मतलब है समुद्र स्कंदगुप्त में, यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ ना, क्या पता कंफ्यूज में आ जाए आप, स्कंदगुप्त, ठीक है। दुप्रसहस्त ने 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र में यवनों, शकुनियों व वाहलिकों को पराजित किया। वे वाहलिकों को पराजित किया था, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों इसके बारे में, जो हूण आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय, उसकी जानकारी प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के स्रोतों का जिक्र मैंने यहाँ पे किया। बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। कई बार जो है ये चारों लेख आप वो चारों स्रोत देंगे और उनके सामने जानकारी का क्या जानकारी मिलती है वो दे देंगे, फिर पूछेंगे कि इसमें से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल बनता है यहाँ से, आपको इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और चलिए, ये एक हूण आक्रमण की बात हुई। इसके अलावा जो आगे के जो अन्य अभियान है वो इसने एक तो 466 ईस्वी में इसने स्कंदगुप्त ने एक अभियान भेजा था चाइना में, एक उसकी जानकारी मिलती है। एक इसने नागों का दमन किया था, है ना, उसकी जानकारी भी जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसने जो है मालवा जो क्षेत्र था, मालवा क्षेत्र, वहां से वाकाटकों को पराजित करके और प्रभाकर को वहां का प्रांतपति बनाया था। ये 2-3 जानकारियां और हैं इसके अभियानों में, फिर ये अभियान वाला पॉइंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से और फिर हम आगे की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आप हूण आक्रमण हमारा हो जाएगा। चलिए, आपने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है, और आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मेन चीज तो ये है ना, प्रत्यक्ष क्यों है, अप्रत्यक्ष क्यों है, और जानकारी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको और कोई मतलब याद रखने का कोई तरीका नहीं है ना, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। कंसेप्ट है वो मैंने आपको दे दिया, बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब आप जो है इसको जितना पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतना ही ये टॉपिक आपका सरल होता चला जाएगा। इतिहास हो या कोई अन्य विषय हो, जितना आप उसमें अपना माथा खपाओगे उतना ही वो सब्जेक्ट आसान होता चला जाएगा, और जितना आप उससे दूर भागोगे, बचते चले जाओगे, वो चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी, वो आपको बहुत हार्ड लगेगी, है ना। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा जो अभियान है मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीन अभियान भेजा, ठीक है। इसके अलावा एक है कि इसने नागों का दमन किया था, नागों का दमन किया का इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है ना, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। और चौथा जो पॉइंट है वो विद्यार्थियों ये है कि वाकाटकों को अपराजित किया था मालवा से, है ना, कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मालवा से वाकाटकों को पराजित करके प्रभाकर को, ये नाम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है स्कंदगुप्त के समय मालवा का प्रांतपति कौन था, ऐसे पूछते हैं ना। प्रभाकर को प्रांतपति
बनाया था। ठीक है, तो यह जानकारी मिलती है। तो इन सारी चीजों को जो है बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और ये इसके अभियान थे। अभियान हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। अभियानों के बारे में अभी इन अभियानों के बाद स्कंदगुप्त ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपको पता होगा सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन थे, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं अपनी ईमानदारी से कमेंट करना कि आपको पता है क्या सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन थे। वैसे ये प्रश्न करना ही मेरी मूर्खता है आप जैसे विद्वानों से, और जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे ये प्रश्न करना कि सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन थे। ये एक बेहुदा टाइप का प्रश्न है, मूर्खता ही है। लेकिन फिर भी मैं मेरी मूर्खता को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि आप कितने लोग कमेंट कर पाते हैं इस प्रश्न के जवाब के रूप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उक्त अभियानों के बाद उक्त अभियानों के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, है ना, उपाधि धारण की, जिसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। एक तो मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से, है ना सॉरी, भीतरी स्तंभ लेख से मिल जाती है। एक कथा सरित सागर जो अभी हमने लिखा ही था, कथा सरित सागर, किसकी है कथा सरित सागर, ये भी आप कमेंट करके बताएं। और इसकी जो मुद्राएं इनसे इसकी जानकारी मिलती है ना, जानकारी मिलती है। ठीक है, से जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख, कथा सरित सागर, मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, स्कंदगुप्त के बारे में जो इसके अभियान थे वो हमने देखे। अब इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं उसके रूप में हम इसके जो अभिलेख हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम भीतरी स्तंभ लेख को ही पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो हमको वर्तमान में जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जो जिला है, गाजीपुर, वहां से यह अभिलेख हमको मिला है। कुल 19 इसमें मात्र 19 इस अभिलेख में श्लोक है ना, 19 श्लोक है। और इसमें हूण और पुष्यमित्र जाति का स्कंदगुप्त के ऊपर आक्रमण किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, जिसकी बात हम जो है अभी पहले कर ही चुके हैं। इसमें स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसके अलावा भी इसमें गुप्त वंशवीर के नाम से एक और उपाधि स्कंदगुप्त के लिए मिलती है ना, गुप्त वंशवीर, ये उपाधि भी स्कंदगुप्त के लिए मिलती है। तो चलिए मैं यहाँ पे इन बातों को लिख देता हूँ, फिर हम अगली स्लाइड पे आगे के अभिलेखों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रमुख अभिलेख, ऐसे एक हेडिंग डाल दो, प्रमुख अभिलेख। और प्रमुख अभिलेखों में एक नंबर पे हम भीतरी स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख की बात अब हम कर लेते हैं। अच्छा, क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो यह जो मिला है वो हमको मिला है गाजीपुर यूपी से। ठीक, गाजीपुर यूपी से यह हमको मिला है। दूसरी इसमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि पुष्यमित्र जाति व हूणों के आक्रमण की जानकारी इससे मिलती है ना।
इससे मिलती है। ठीक है, पुष्यमित्र जाति व सॉरी हूणों के आक्रमण की जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। दूसरा, स्कंदगुप्त को इसमें क्या कहा गया है, गुप्त वंशवीर कहा गया है ना। स्कंदगुप्त को गुप्त वंशवीर कहा गया है। गुप्त वंश वीर कहा गया है। ये प्रमुख जानकारी मिलती है ना। हाँ, एक जानकारी और मिलती है विद्यार्थियों कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, इन तीनों की माताओं का जो नाम यहाँ पर सॉरी इन तीन शासकों की माताओं के जो यहाँ पर नाम मिलते हैं ना, उन माताओं के नाम के साथ में महादेवी शब्द का प्रयोग मिलता है। उपाधि, महादेवी उपाधि का उपयोग यहाँ पर किया गया है। यह बात भी आप ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त फर्स्ट की माताओं के नाम के साथ महादेवी उपाधि का उल्लेख हुआ है। महादेवी उपाधि का उल्लेख हुआ है। महादेवी उपाधि का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों भीतरी स्तंभ लेख, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पे की। अब हम आगे के अभिलेखों की बात करते हैं। आप इसको जो है बढ़िया तरीके से उतारें और सॉरी एक एक चीज को अच्छे तरीके से और बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें सारी याद हो जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हम आगे कहोम अभिलेख पढ़ेंगे, है ना। कहोम का अभिलेख है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जूनागढ़ का लेख है ना, और जो है सुपिया का लेख है, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो चलिए आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। प्रमुख अभिलेख हम पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा नहीं है अभिलेख भी। इंदौर का अभिलेख है जिसमें हमको जो है सूर्य मंदिर और इसकी जानकारी मिलती है, सूर्य पूजा की जानकारी मिलती है ना, इंदौर के अभिलेख से। और सुपिया का जो लेख है ना, वहां आपको मैंने पहले करवाया हुआ है सुपिया का लेख। उसमें गुप्त जो वंशावली है उसकी जानकारी मिलती है और घटोत्कच से गुप्तों की वंशावली का जो है आरंभ होना माना गया है। ये बात मैं पहले आपको करवा चुका हूं। अब आप मेरे को एक सवाल का और जवाब देना कि ये जो सुपिया का लेख है स्कंदगुप्त का, इस लेख के अतिरिक्त और कौन से स्रोत हैं जो घटोत्कच से गुप्तों की वंशावली आरंभ होना मानते हैं? आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट को जरूर पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं। तो आप जरूर जो है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखो आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन भी होता है, तो आप जरूर इसको जो है करें कमेंट को। कहोम अभिलेख की मैं बात कर लेता हूं। कहोम अभिलेख, ये भी हमको जो मिला है कहोम अभिलेख, ये भी उत्तर प्रदेश से मिला है। और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर वाला जो जिला है वर्तमान का, वहां से मिला है। ठीक है, वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर यूपी। ठीक है, गोरखपुर यूपी की हम बात कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें हमको प्रमुख रूप से जो बात मिलती है वो दो ही बात मिलती है। एक भद्र नामक व्यक्ति था, उसने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की थी, उसकी जानकारी मिलती है एक तो, है ना। कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5
जैन तीर्थंकरों 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी, है ना। अब 5 जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए, आदिनाथ जी थे, आदिनाथ, है ना, शांतिनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और अंतिम महावीर स्वामी। इन 5 जो तीर्थंकर हैं, इनकी प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। एक यह जानकारी मिलती है कहोम अभिलेख में, और सक्रोपाम नामक उपाधि स्कंदगुप्त को यहाँ पर दी गई है। बस 2 जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, स्कंदगुप्त हेतु सक्रोपाम उपाधि का मिलना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अभिलेख, है ना, कहोम अभिलेख। अब हम तीसरे अभिलेख के रूप में जूनागढ़ अभिलेख की बात कर लेते हैं, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसको गिरनार का लेख भी बोला जाता है, क्योंकि ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत का जो एक गिरनार नामक गांव है, उसकी पहाड़ी से हमको मिला है, ठीक है, सॉरी, इसलिए हम इसको गिरनार का लेख भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पर्णदत्त वाली बात मैंने अभी आपको बताई कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों को पराजित करके और सौराष्ट्र का प्रांतपति पर्णदत्त को बनाया था। फिर पर्णदत्त का जो पुत्र था चक्रपालित, उसको गिरनार नगर का पूर्वपति बनाया था, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर भी बनवाया। वो सारी जानकारी मिलती है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर और इसको आप पढ़ना, ठीक है। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, वैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, तो वो तो प्रत्येक बात ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इग्नोर ना करें, प्रत्येक तथ्य को बढ़िया तरीके से तैयार करें। किसी भी प्रकार का सवाल और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेट, सेट, प्रोफेसर, स्कूल वाक्यता, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, कुछ भी हो, इतिहास विषय की कोई भी एग्जाम हो, अच्छे से पास कर सकते हैं। यहाँ से मैं तो कहता हूँ मेंस भी पास कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी घटना के कारण, परिणाम, प्रभाव, हर चीज को और पूरा बोल के सुनाता हूँ, और फिर उसको एक एक तथ्य को बढ़िया तरीके से लिखता हूँ, कंसेप्ट लिखता हूँ, भाषा देकर लिखता हूँ, तो आप मेंस भी पास कर सकते हैं। आपकी जो है राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो ही रही है, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ, और आप जैसे लोग तो इसकी स्पीड को 1.5 गुना से 2 गुना से देखते हैं, तो फिर आपको तो बहुत फास्ट लिखना पड़ता है, तो मतलब आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो तो बेहतर हो ही जाएगी, है ना। और वो क्या तथ्य इतने दे रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए भी इतने तथ्य नहीं दिए जाते, ध्यान रखना। यूपीएससी में कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, तथ्य कभी नहीं पढ़ाए जाते, है ना। मैं यहाँ पे तथ्य भी दे रहा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसको गिरनार लेख भी कहते हैं, इसको गिरनार लेख भी कहते हैं, क्योंकि गिरनार की पहाड़ी से यह मिला है ना। इतना ध्यान रखना। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इसमें क्या जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त द्वारा मलेच्छों को पराजित किया जाना, मलेच्छों को पराजित करने के बाद सौराष्ट्र का
प्रांतपति प्रणदत्त को बनाया गया था। प्रणदत्त को बनाए जाने का उल्लेख है ना, प्रणदत्त को बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और आगे एक और बात मिलती है, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन बदल लेता हूँ, फीका चल रहा है ये। प्रणदत्त के पुत्र, प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का पुरपति बनाया गया, पुरपति भी बनाया गया था, है ना। इस चक्रपालित ने, ये चक्रपालित है ना, ये चक्रपालित है। अब आप लिखिए कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अब जो मैं लिख रहा हूं कई बार नेट जैसे एग्जाम में पूछी गई है ना, और अच्छी अच्छी एग्जामों में मैंने इसको प्रश्न को आते देखा है पहले। चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये बताइए आप। किसके समय निर्माण हुआ और पुनर्निर्माण किस किस के समय हुआ। मैं बहुत बार करवा चुका हूं, चौथी बार करवा रहा हूं अब, है ना। चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण 136 गुप्त संवत में करवाया था। 136 गुप्त संवत में करवाया था। इसके पास में 138 गुप्त संवत, है ना। 138 गुप्त संवत में विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो बड़ी जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस जानकारी को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये काफी बार पूछी जाती है ना। इसके अलावा एक जानकारी और मिलती है कि स्कंदगुप्त ने जो है पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, है ना। इस प्रकार से जानकारी मिलती है कि जो पूरी पृथ्वी जो थी वो इसके अधीन थी स्कंदगुप्त के, है ना। ये जानकारी भी हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि स्कंदगुप्त ने, या स्कंदगुप्त के अधीन संपूर्ण पृथ्वी थी। अब देख, संपूर्ण पृथ्वी का मतलब यही है कि जो इधर पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के बीच की जो भूमि थी, यानी कि पूरा भारत जो था वो स्कंदगुप्त ने जीत लिया था। ऐसा हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, न कि संपूर्ण पूरा विश्व ही जीत लिया हो, पूरी पृथ्वी जीत लिया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब चूंकि स्कंदगुप्त के समय का अभिलेख है, स्कंदगुप्त के समय लिखा गया है, तो वो स्कंदगुप्त को ऐसे सीमित क्षेत्र का शासक नहीं बताएगा, क्योंकि लेखक को मरना नहीं है ना। लेखक नौकर है किसका, स्कंदगुप्त का, तो वो अपने मालिक के बारे में अच्छी बातें लिखेगा, गलत बात नहीं लिखेगा। ये एक बेसिक सा फंडा पहले के जमाने में रहता था, आज भी रहता है। आज भी हम देखते हैं कई पत्रकार ऐसे हैं जो बस केवल शासक के बारे में लिखते हैं, जो सत्ता पक्ष है उसी के पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो सत्ता में हमारा पत्ता साफ कर देंगे। इसलिए जो सत्ता वाले हैं उन्हीं की गाते हैं वो लोग। आजकल के पत्रकार और समाचार पत्र ऐसे हो गए हैं, बहुत हैं ऐसे, नाम हम किसी के लेंगे नहीं। ठीक है, चलो आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। अब हम तीसरे अभिलेख, 3 अभिलेख पढ़ लिए, चौथा जो अभिलेख है उसकी हम बात करें तो अन्य अभिलेखों में जैसे एक इंदौर का अभिलेख आ जाएगा, है ना। इंदौर का अभिलेख है, और हमारे सुपिया का लेख है ना। इंदौर है, सुपिया है, गढ़वा का लेख है, ये प्रमुख अभिलेख है। हाँ, एक बिहार का लेख और है ना। बिहार लेख से हमको
बिहार लेख में मिलता है हमको, गुप्त वंशावली मिलती है एक तो, और एक हमको एक शौल्किक नामक कर अधिकारी की जानकारी भी बिहार लेख देता है। यह बात हमको ध्यान में रखनी है, तो आप इसको उतारें, मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है, 3 हमने पढ़ लिए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, सवाल पूछा जा सकता है ना। स्कंदगुप्त के संबंध में जो सवाल बनता है वो इसके समय का एक अभिलेख भीतरी स्तंभ लेख से, खासकर उससे बनता है। इसके अलावा जो है जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी जो मिलती है, वहां से भी सवाल बनता है। सुपिया अभिलेख से भी बनता है। 3 अभिलेखों से मैंने अब तक सवाल देखे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, पिछले कुछ दिनों से आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो इस प्रकार से बदल रहा है कि जो बड़े इवेंट है, जो बड़ी घटनाएं हैं, वहां से सवाल न पूछकर छोटे जो इवेंट हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप ये जो बड़े अभिलेख जो मैं बता रहा हूँ, जैसे जूनागढ़ है, भीतरी स्तंभ लेख है, सुपिया है, इन तीनों के अलावा जो अन्य छोटे लेख हैं, बिहार का लेख, इंदौर का लेख, गढ़वा का लेख, कहोम का लेख, इनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि इन्हीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि आरपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। नए प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, जटिल पूछे जा रहे हैं, छोटे इवेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की पुनरावृत्ति कम हो रही है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी तैयारी को फिर अब बदलें, है ना, किसी एक कंटेंट के भरोसे ना रहे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे की बात कर लेता हूँ। देखो, एक कंटेंट के भरोसे ना रहें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दुनिया भर की किताबें लाके और उन किताबों में उलझ जाओ। ठीक है, एक ही किताब पढ़ो, लेकिन गहराई से पढ़ो, उसका 360 डिग्री अध्ययन करो, उसमें मोस्ट लगाते हुए ऐसे आगे मत बढ़ो कि ये चीज़ मोस्ट है, ये मोस्ट नहीं है। क्योंकि जब कोई सामान्य सा प्रश्न जब एग्जाम में आ जाता है ना, तब वो हमको मोस्ट लगता है कि यार ये बात तो मोस्ट ही थी। अरे मोस्ट थी नहीं, हमारे दिमाग में ये रॉन्ग नंबर बैठा है कि जो प्रश्न एग्जाम में आ गया वो मोस्ट होता है, और जो अभी तक नहीं आया वो मोस्ट नहीं होता। ये रॉन्ग नंबर है। इसलिए हम क्या करते हैं कि तथ्यों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है उसको सीरियस लेते हैं। लेकिन अब आरपीएससी का ट्रेंड बदल गया है। इस रॉन्ग नंबर को दिमाग से निकाल दीजिए कि जो तथ्य पहले एग्जाम में आया वही महत्वपूर्ण है ना। प्रत्येक तथ्य महत्वपूर्ण होता है, खासकर जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, प्रत्येक बात महत्वपूर्ण है, कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रखना, है ना। तो चलिए आगे की बात कर लेता हूं। चौथा है बिहार स्तंभ लेख, है ना, बिहार स्तंभ लेख। इसमें हमको 2-3 जानकारी मिलते हैं, जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या क्या मिलता है? एक तो वंशावली मिलती है, वंशावली का उल्लेख, है ना। दूसरा शौल्किक नामक कर अधिकारी था, ये शौल्किक नामक कर अधिकारी का उल्लेख मिलता है, कर अधिकारी का उल्लेख। ठीक है, शौल्किक नामक कर अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है बिहार स्तंभ लेख से, कि वंशावली और शौल्किक नामक जो है कर अधिकारी की जानकारी यहां से मिल जाती है। ठीक है, चौथा हो गया। 5वां मैं लिखूं इंदौर लेख। ठीक है, इसमें एक जानकारी और मिलती है विद्यार्थियों, जो पुरुगुप्त था उसको कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बताया गया है यहाँ पे, है ना, पुरुगुप्त को। जबकि स्कंदगुप्त पढ़ा है हमने, है ना, लेकिन इसमें पुरुगुप्त को कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बताया गया है ना, उत्तराधिकारी बताया है। ध्यान रखना, ऐसे पूछ लेते हैं। इंदौर लेख जो है, इसमें हमको सूर्य मंदिर और सूर्य पूजा किए जाने की जानकारी हमको मिलती है ना। सूर्य मंदिर और सूर्य पूजा की 43 श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है ना। तो 2-3 बातें हैं। सूर्य
मंदिर व सूर्य पूजा की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। तो देखो कहोम अभिलेख देखा, उसमें 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाने का उल्लेख था। यहाँ पर सूर्य मंदिर सूर्य पूजा की बात मिलती है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त जो था, इनका शासनकाल धर्म सहिष्णुतापूर्ण था ना। और ये खुद गढ़वा अभिलेख में परम भागवत की उपाधि, हाँ परम भागवत की उपाधि ये शुम्भ लेते हैं, है ना। अभी हमने देखा जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु के मंदिर को स्थापित किए जाने की बात मिल रही है। तो हर धर्म का जो है ये संरक्षण यहाँ पर कर रहा है, इसलिए यह सम्मान कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि स्कंदगुप्त जो था धर्म सहिष्णु शासक था, ध्यान रखना, है ना। तैलीय श्रेणी का भी उल्लेख इसमें मिलता है, तैलीय श्रेणी का उल्लेख, ठीक है, तैलीय श्रेणी का उल्लेख भी मिलता है। तो ये 5वां इंदौर लेख हो गया। छठे की मैं बात करूं तो छठा हो जाएगा हमारा सुपिया का लेख, है ना, सुपिया लेख। प्यारे विद्यार्थियों, सुपिया जो लेख है बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख है, और यहाँ से जानकारी हमको यहाँ से सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक तो ये ध्यान रखना कि 460 ईस्वी का यह लेख है, और मध्य प्रदेश से यह हमको मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? MP से मिला है, और 460 ईस्वी का यह लेख है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हम इसमें ये डालेंगे कि सॉरी, घटोत्कच से गुप्तों की वंशावली का प्रारंभ होना माना गया है ना। गुप्तों की वंशावली जो है घटोत्कच से प्रारंभ होना माना गया है, जबकि वास्तव में गुप्तों की जो वंशावली है वो किससे प्रारंभ होती है? आपको पता है श्रीगुप्त जो था वहां से होती है। लेकिन सुपिया का लेख घटोत्कच से गुप्तों की वंशावली बताता है। इसके अलावा भी 2 लेख और हैं, वो आप मेरे को बताएंगे, मैं पहले आपसे पूछ चुका हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें राम और युधिष्ठिर से तुलना स्कंदगुप्त की गई है। ये बात भी आप देख लें कि स्कंदगुप्त की तुलना राम व युधिष्ठिर से की गई है, ठीक है। राम व युधिष्ठिर से जो है इसकी तुलना की गई है। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। आखिरी जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं वो है गढ़वा लेख 467 ईस्वी का है, और अंतिम लेख है ना, इसके समय का अंतिम लेख है। और इसके शासनकाल की जो आखिरी समय की जो जानकारी देता है, या मैंने पहले भी लिखा था इसके परिचय में, स्कंदगुप्त के परिचय में, कि गढ़वा का जो लेख है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल, अंतिम वर्ष के शासनकाल की जानकारी हमको देता है, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों स्कंदगुप्त के अभिलेख, और स्कंदगुप्त के साम्राज्य की जो जानकारी देते हैं वो भी हमको ये अभिलेख दे देते हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं उसके आधार पर देखो, बिहार से मिल रहा है, MP इंदौर से मिल रहा है, सुपिया भी MP से मिल रहा है ना, और उत्तर प्रदेश से भी मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात का है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था, मालवा में भी था, है ना। तो ये इसके अभिलेख हो गए। अब इसके सिक्के और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा स्कंदगुप्त वाला टॉपिक पूरा ही हो जाएगा। तो अब क्या ही छोड़ना, वैसे क्लास का समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जो है इसको पूरा करवा देता हूँ, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और चलिए हम थोड़ा खींचते हैं और सिक्के भी हम कर लेते हैं, ताकि ये स्कंदगुप्त वाला टॉपिक पूरा हो जाए, ठीक है। देखो इसने सोने के और चांदी की ही मुद्रा चलाई थी, तांबे की मुद्रा इसने नहीं चलाई, और सोने की भी 4 प्रकार की मुद्रा चलाई थी। सोने की भी जो है अश्वारोही और अश्वारोही ध्वजधारी, है ना, अश्वारोही ध्वजधारी छत्रधारी और राजलक्ष्मी प्रकार की, ये 4 प्रकार की मुद्रा इसने चलाई थी। तो हम इसमें लिखेंगे मुद्रा, है ना, मुद्राएं या मुद्राएं, ठीक है, मुद्राएं तो क्या मुद्रा।
है ना। तो मुद्रा में एक बात तो ये ध्यान रखो, सोने व रजत मुद्रा चलाई, रजत मुद्रा चलाई एक चीज। इसके समय में जो थी ना, सोने की मात्रा कम हो गई थी, है ना, कम हो गई थी। इसके समय सोने की जो मात्रा थी वो 68 से 70% तक रह गई थी, यानी कि 30% अन्य धातु मिलाई जाने लगी इसके समय सोने के सिक्कों में भी, है ना। यानी कि क्वालिटी जो थी सिक्के की वो गिर गई थी, है ना। क्वालिटी गिरने का कारण सोने की जो क्वांटिटी थी वो घट गई, 68% ही आ गई थी, है ना, 70 से 68%, है ना। और इसलिए गुणवत्ता घट गई, है ना, गुणवत्ता कम हो गई, है ना। सीधी सी बात है, जब सोने की मात्रा कम हो गई तो गुणवत्ता कम होनी ही थी, है ना। चार प्रकार की स्वर्ण मुद्रा इसने चलाई या जारी की। कौन कौन सी थी चार प्रकार, में यहाँ पे लिख देना चाहूंगा। एक तो थी ध्वजधारी, है ना, ध्वजधारी प्रकार। दूसरा है छत्रधारी प्रकार। तीसरा है अश्वारोही प्रकार। और चौथा जो है चौथा राजलक्ष्मी प्रकार, है ना, राजलक्ष्मी प्रकार। ठीक है। तो ये जो चारों मुद्राएं हैं ये लगभग बंगाल क्षेत्र से हमको मिली हैं, है ना, लगभग बंगाल से मिली, सभी जो है बंगाल से मिली हैं। तो ये था प्यारे साथियों, चार प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उसकी बात हमने कर ली। ठीक है। चांदी की जो मुद्रा है वो हमको जो है इसकी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से, कुछ मालवा से मिली है। ठीक है। मालवा से जो मिली है वो उनके ऊपर एक वेदिका बनी हुई है ना, इसलिए उनको वेदिका शैली भी कहा जाता है ना। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये सोने की मुद्रा की बात की है ना, ये स्वर्ण मुद्रा थी। मैं यहाँ पे रजत मुद्रा की बात करूं, रजत मुद्रा, तो रजत मुद्रा में जो है देखो संख्या में तो कम थी, है ना, संख्या में कम थी। और दो जगह से हमको मिली हैं, ये दो प्रकार की भी मिली हैं एक तरीके से। हम एक तो मिली हैं काठियावाड़ सॉरी काठियावाड़ गुजरात से, और एक मिली है हमको मालवा से, है ना, मालवा से। काठियावाड़ से जो मिली है ना, ये चांदी की है। अच्छा, ये है यज्ञ शैली की, है ना, यज्ञ शैली की है ना, यज्ञ शैली, बिल्कुल यज्ञ शैली की है। और काठियावाड़ से जो जो हमको मिलती हैं उनके ऊपर हमको लक्ष्मी का अंकन मिलता है। ठीक है। तो इनके ऊपर किसका अंकन मिलता है? लक्ष्मी का अंकन मिलता है, ध्यान रखना, लक्ष्मी का अंकन, है ना, लक्ष्मी का अंकन मिलता है। और इनके ऊपर जो है यज्ञ वेदिका का अंकन मिलता है, इसलिए ये यज्ञ शैली हो गई। ठीक है। और इसके ऊपर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। ठीक है। तो ये था। अच्छा, इसमें एक नंदी जो होता था, शिव का नंदी, उसकी भी जानकारी, उसका भी अंकन मिलता है ना, लक्ष्मी का और नंदी का, है ना, नंदी का अंकन। इसलिए इसको नंदी शैली भी कहीं कहीं बोला गया है, ये भी ध्यान रखना, नंदी शैली की मुद्रा। ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों स्कंदगुप्त के बारे में जो संपूर्ण जानकारी जो थी वो हमने यहाँ पे जुटाई। और इसी के साथ हमारा स्कंदगुप्त जो है वो पूरा होता है। यहाँ से पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। हाँ, इसकी कुछ उपाधियां जरूर मैं आपको लिखाना चाहूंगा, स्कंदगुप्त की उपाधियां, है ना, स्कंदगुप्त की उपाधियां। वैसे तो हमने लिख ही ली है स्कंदगुप्त की उपाधियां, है ना। स्कंदगुप्त की उपाधियों में जो है
कई उपाधियां मिलती हैं, जैसे सक्राट्य एक उपाधि मिलती है ना, सक्राट्य, ठीक है। और एक मिलती है देश रक्षक, सक्राट्य है, देश रक्षक है, अवंतीपति है, अवंतीपति है ना। और विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य तो हमने पढ़ ही ली है, विक्रमादित्य है। एक क्रमादित्य है, क्रमादित्य है, ठीक है। तो ये कुछ उपाधियां इसकी जो है वो हमको मिलती हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, उपाधियों से सवाल पूछ लिया जाता है। और ये था हमारा स्कंदगुप्त, जो एकदम पूरा 360 डिग्री हमने पढ़ लिया, बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अब हम यहाँ से आगे एक ही क्लास और होगी जिसमें गुप्त शासक जितने भी हैं वो पूरे आ जाएंगे, और उसके बाद हम गुप्तों के जो कला संस्कृति है, प्रशासन है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।